तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी जो आखिरी कंपनी है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णतः ब्रिटिश हुकूमत के बारे में। और ये जो कंपनी है पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को डिस्कस करने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी लेकर के चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था उसको। तो मैंने डेन्स और 1616 में आई है डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसके बाद में डेनिश कंपनी जिसको आप जानते हैं, और फिर उसके बाद में आया है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका अगर हम टाइम देखते हैं तो वो 1664 से लेकर के 1763 तक का मिलता है। पेरिस की संधि के बाद में उनका काम खत्म हो जाता है भारत से तकरीबन। और इनका जो है, इनका संपूर्ण जो अपना कह सकते हैं, इनका जो क्या कहते हैं, इनकी बस्तियां होती है या जो भी होता है, ये सारा का सारा अपना यहां से इनका काम खत्म हो जाता है। अब हम इस टॉपिक को लेकर के इसलिए आए हैं आपके सामने क्योंकि जब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि जो मतलब कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, सेकंड जो उसका जो है क्या कहते हैं वॉर है, और कर्नाटक का थर्ड वॉर है, वो लड़ा गया है, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई है। पहले युद्ध में तो यही देखा जा रहा है। तो अगर मैं अचानक से आपको कर्नाटक का युद्ध बताना शुरू करता और ब्रिटिश टॉपिक के अंतर्गत, अगर मान लीजिए मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस कर रहा था और मैं आपको बताता कि कर्नाटक का फर्स्ट वॉर 1746 में लेकर के 48 तक हुआ, और इसमें फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था डुप्लेक्स, उसके और क्या कहते हैं अंग्रेजों के बीच में हुआ, तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि यार सर तो हमको अंग्रेजों के बारे में बता रहे हैं, तो फ्रांसीसी बीच में कहां से घुस आए। भाई ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है ना कि बात चल रही है अंग्रेजों की, अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज अपना क्या कहते हैं वर्चस्व कायम करने की सोच रहे हैं, तो ये फ्रांसीसी बीच में कहां से घुस गए। तो इनको समझाने के लिए, इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने इन दो जो क्या कहते हैं व्यापारिक कंपनियां हैं उनको भी मैंने आपको डिस्कस किया है, और आज सबसे आखिरी, और ये मुझे लग रहा है कि इसके बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपको प्रॉपर वे में ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि हाँ ये कंपनी पहले से थी, यहाँ पे ये कंपनी आई थी, इसके चलते इनका जो है आपस में संघर्ष चल रहा है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और ये जो इसकी शुरुआत होती है वो लुई 14 के शासनकाल में, जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है जिसका नाम है जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, ने स्थापना करी होती है। और इस कंपनी का जो नाम होता है वो कैंपेन फ्रांसिसिस डेस इंडिश ओरिएंटल कंपनी। हालांकि आपको कहीं कहीं इसके नाम विभिन्न प्रकार के लिखे मिल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट एग्जैक्टली इसकी स्पेलिंग यही है, नाम इसका यही है। और जो इसको प्रॉपर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं या नाम से, जिस नाम से प्रचलित है वो यही है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही ये प्रचलित है। और इसको अब हम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। तो इसको जानने के पीछे का सबसे पहले तो कारण ये है कि इसमें जो इनका ये मान के चलिए कि इनका भी एक उद्देश्य यही होता है कि ये भी व्यापार कर रहे हैं। इन्हीं के कॉर्डिनेट के जो लोग हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं पोर्टुगीज हो, चाहे फिर वो डेन्स हो, चाहे फिर वो जो भी हो, डच हो, वो जो है क्या कहते हैं आते हैं और अपने यहाँ जो है अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके आ रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो इनमें भी एक होता है कि हाँ हम भी चलेंगे भारत और वहां से व्यापार करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि भारत में ऑलरेडी एक घाघ कंपनी बैठी हुई है, जिसको आप उस टाइम का बब्बर शेर कह सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बब्बर शेर क्या ही है, मतलब ये मान के चलिए कि वो आती तो धोखे से ही, आती तो बिल्ली बन के है, लेकिन फिर अपने यहाँ की परिस्थितियां उसको बब्बर शेर बनने दे देती है, क्योंकि शायद इतनी चालाकियां जितनी आज है उस तरीके के उस टाइम में उतनी शायद नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं अपने यहाँ की शासन नीति उतनी जो है मजबूत नहीं होती है, जिसके चलते वो राजनीतिक हस्तक्षेप करते करते तब मालिक बन बैठते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग इस जो है क्या कहते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में जानेंगे। तो अब देखिए इस कंपनी का जो शुरुआत होता है वो होता है कि 1664 में ये कंपनी भारत आती है।
और ये भारत आने वाली सबसे लास्ट कह सकते हैं आखिरी कंपनी होती है। इसके बाद कोई भी कंपनी भारत व्यापार करने के माध्यम से नहीं आती, क्योंकि 200 साल तक ऑलरेडी जमी जमाई एक कंपनी बैठी हुई होती है और उसका नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आज हम पढ़ेंगे कि कर्नाटक का युद्ध हमारे लिए क्यों जो है क्या कहते हैं एक ऐसा युद्ध साबित होता है जिससे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब उसके अलावा कोई दूसरा और यहां व्यापार नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई दूसरा और यहां पर रह नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन पहले हम इस को देख लेते हैं कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मेन मोटिव है आने का और इनमें क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं, क्या क्या इन्होंने सही किया हमारे लिए, क्या क्या इन्होंने गलत किया, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो देखिए, इस कंपनी का जो नाम आप अगर और देखेंगे तो वो नाम होगा आपका कंपेजाइन या फिर उसको कैंपेन भी बोलते हैं, फ्रांसिस डेस इंडेश ओरिएंटल्स। ठीक है, अब यहां शुरू होती है कहानी कि लुई 14 के शासन काल में जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जिसको हम वित्त मंत्री बोलते हैं, उसका नाम होता है जैन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट। ठीक है, इसको कहीं के बैप्टाइज भी आपको लिखा मिल जाएगा, तो जिसमें आपको क्लियर कंफ्यूज नहीं होना है, वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस कंपनी की स्थापना करता है कौन सी कंपनी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करता है कौन? जैन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट। ठीक है, इनका उद्देश्य होता है एशिया, विशेषकर भारत और चीन के साथ व्यापार करना। ठीक, जो इस कंपनी का फ्रांसीसी कंपनी का उद्देश्य होता है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य होता है, वो होता है कि ये भारत के साथ साथ चीन से भी व्यापार करें और एशिया के विभिन्न, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी क्या कहते हैं सम्मिलित क्षेत्र हैं जो कि बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में अपने यहां क्या कहते हैं सामग्रियां रख रहे हैं, उन सबके साथ ये व्यापार करें। 1668 में कंपनी ने सूरत में व्यापार केंद्र स्थापित किए। अंग्रेजों की मजबूत पकड़ के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। अब देखो भाई, सीधी सी बात यह है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है 4 पैसे कमाने के लिए और इतना चालाक, इतना चपल कि वह अपने बाप को नहीं जगह देगा अपनी जो है जगह पर कि भैया आप बैठ जाओ, पिताजी आप बैठ जाओ, वो किसी पड़ोसी को क्यों बैठने देगा? जाहिर सी बात है, आप पुरानी फिल्मों के विलन को देख लीजिए कि वो कहते हैं ना कि मैंने अपने बाप को नहीं बख्शा तो तू किस खेत की मूली है। सिंपल सी बात यही है कि जो सूरत में ये व्यापार केंद्र खोलते हैं, क्योंकि ये भी इनको भी लगता है कि हाँ भैया फलाने आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना जो है क्या कहते हैं व्यापार केंद्र खोला था, व्यापारिक कंपनी फैक्ट्री लगाई थी, हम भी अपना फैक्ट्री लगाएंगे यहीं से और यहीं से हम भी शुरुआत करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो क्या कहते हैं वो आया था, पड़ोसी इनका आया था, वो आज के टाइम में इतना सबल हो चुका है कि वो दूसरे को बैठने ही नहीं देगा। तो 1668 में ये सूरत में क्या कहते हैं व्यापारिक केंद्र खोलते तो हैं, लेकिन अंग्रेज इनको बैठने नहीं देते हैं। और बैठने का सेंस ये है कि इनको इस कंपनी में सफलता नहीं मिलती है, लगातार आए दिन कुछ ना कुछ इसमें क्या कहते हैं विद्रोह होता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें ऐसी जो स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं जिसके चलते इन्हें कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री या इन्हें व्यापार केंद्र जो है उनका अपना रोकना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कंपनी लगाते हैं। मसूलीपट्टनम, ठीक है, यहां पर भी इनकी कंपनियां, और हमने अभी तक जितनी कंपनियों के बारे में पढ़ा है वो सारी की सारी कंपनियां यहां पर भी अपना फैक्ट्री लगाने की कोशिश करती है। लोग कोशिश क्या करती है, इनफैक्ट वो लगाती है और ये भी वही लगा रहे हैं। और एक चीज जो मैंने फ्रांसीसी कंपनी से पढ़ करके सीखा है वो ये सीखा है कि यार हमें किसी के तरीके से नहीं चलना है, हमें अपना रास्ता निकालना है। भाई पढ़ने का तरीका सबका सेम होता है, चीजें सबके लिए एक ही है। भाई किसी के लिए यदि अगर आप मान लीजिए कि क्या कहते हैं 2 2 जा 4 होगा, या किसी के लिए अगर मैं मान लूं कि जो है क्या कहते हैं कैपिटल जो इंडिया की होगी दिल्ली होगी, तो आपके लिए भी तो वही होगी कि आपके लिए दिल्ली से हटके जो है क्या कहते हैं आगरा हो जाएगी या कोलकाता हो जाएगी या फिर आप उत्तराखंड हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये आप पे निर्भर करता है कि आप
किसी ने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे दिल्ली, कोई बोल देता है दिल्ली, कोई बोल देता है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। तो ये चीजें हम पे निर्भर करती हैं कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, क्योंकि तरीका तो सबका सेम ही है ना। अगर हम किसी दूसरे को कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर तो वो कॉपी पेस्ट ही कहलाएगा। अगर हमें दूसरे की नकल करके, भाई अगर मैं मान लो टीचिंग कर रहा हूं, मेरा भी अपना कुछ एक मेथड है, आप पढ़ रहे हो, आपका भी अपना पढ़ाई का कुछ मेथड है। हो सकता है किसी को 1.5 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू लगातार बैठ के कोई टॉपिक खत्म करने में मजा आ रहा हो सकता है कोई सुबह से शाम तक बैठ के चेयर और टेबल पे पढ़ रहा है, हो सकता है किसी का आधे घंटे भी बैठना ना हो पा रहा हो सही से। तो हर किसी का अपना अपना एक जो है क्या कहते हैं स्टाइल है, अपना अपना एक तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का। ठीक उसी प्रकार हमें लग रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सफल होना है, तो आपके अपने कुछ तरीके होने चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि जो आपके पुराने लोग या जो आपके सहपाठी या जो आपके कलीग्स फॉलो कर रहे हैं आप भी उसी को फॉलो करें। लीडर हमेशा अलग होता है, लीडर हमेशा अपने बनाए हुए क्या कहते हैं नियमों पर चलता है। लीडर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, जैसे एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो आपके साथ कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका नेता सिर्फ एक होता है, जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, लोगों को यह बताता है कि आपको इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना, जबकि वो खुद नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ गाइड करता है लोगों को। तो ठीक उसी प्रकार वो उसके नियमों के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहा है, तभी तो आज वो नेता बना है, तभी तो वो आज आगे बढ़ पा रहा है। अब इस कंपनी का क्या है कि उन्होंने पहली कंपनी सूरत में लगाई, नताड़ के भगा दिए गए, दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में लगाई, और जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां आ रही है वो सूरत, मसूलीपट्टनम, यही सारी जगहों पर कंपनी से शुरुआत कर रही है। तो अब यहां पर इनको सफलता कहां से मिल जाएगी, जब इनका अपना ही कुछ नहीं उद्देश्य, अपना कुछ है ही नहीं इनका, कि हमारी सोच पे जैसे इनकी अपनी कुछ मानसिकता कि यार अगर ये सूरत में लगाया है तो मेरा मानना ये है, तो ठीक है मैं थोड़ा सा हटके कहीं इधर उधर लगाऊंगा, जिसके चलते ये सूरत के इर्द गिर्द ना उठ करके थोड़ा सा कह सकते हैं अगर आप इधर आ जाइए दमन द्वीप के साइड में आ जाइए, यहाँ लगाए, या फिर थोड़ा सा और ऊपर चले जाए वहां लगाए। तो इस तरीके से चीजें कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी सी साबित हो सकती थी अच्छी, लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, सूरत में व्यापारिक केंद्र खोला जहां पर अंग्रेज ऑलरेडी बैठे, उन्होंने तपड़िया के बेच। फिर उसके बाद में 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कंपनी लगाते हैं। 1673 में बंगाल के हुगली नदी पर एक चंद्रनगर नामक एक बस्ती स्थापित करते हैं, जो कि फ्रांसीसी शासन के अंत तक फ्रांस के नियंत्रण में रहती है। ये इनका एक जो क्या कहते हैं कारनामा है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव वे में रहता है। वो ये है कि ये जो है क्या कहते हैं 1673 में एक बस्ती बसाते हैं और हुगली नदी पर, जिसका नाम है चंद्रनगर, कहीं कहीं आपको चंदन नगर में मिल जाएगा। तो ये जो बस्ती बसाते हैं ये लास्ट तक, जब तक ये यहां से भगा नहीं दिए जाते हैं, जब तक ये यहां से भाग नहीं जाते हैं, तब तक ये इनके नियंत्रण में रहता है। तो ये एक अच्छी बात होती है इनके लिए। फिर अगर हम देख लें, अच्छा इनकी जो मुख्य बस्तियां हैं वो पांडिचेरी, मैं बता दे रहा हूं आपको ऐसे, वो पांडिचेरी है, चंदनगर है, और माहे इसमें आ जाता है, कराईकल आ जाता है, और एक यनम। ये इनकी जो है ये मुख्य बस्तियां हैं, उसमें लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने इसको आपको ऐसे ही समझा दिया, लेकिन ये इनकी जो है पर्टिकुलर अगर आप फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी ये मुख्य बस्तियां हैं। अब इसमें जो हम अगला लाइन देखेंगे वो ये कि 1673 में कंपनी ने शेरखान लोधी से कुछ गांव पट्टे पर लिए, ठीक, और इनको मिलाकर के पांडिचेरी की स्थापना कर दी, और इसमें बाद में इसी पांडिचेरी में सेंट फोर्ट लुइस जो कि एक किला है उसका निर्माण किया गया, और इसका जो निर्माण करने वाला था वो था फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर, जिसका नाम है फ्रांसवा मार्टिन, ठीक है। उसने सेंट फोर्ट लुइस का निर्माण किया, जो कि अगर आप पढ़ेंगे, अब इसमें बहुत सारी जगह की कमी के चलते मैं इसमें प्रॉपर्ली मेंशन नहीं कर पाया हूं, बट मैं बता दे रहा हूं, जिसका निर्माण 1701 में शुरू होता है
और फ्रांसवा मार्टिन के मरणोपरांत यानी आफ्टर डेथ 1706 में कंप्लीट होता है। और इसका जो श्रेय जाता है वो फ्रांसवा मार्टिन को जाता है, क्योंकि इस किले का निर्माण यही कराते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रांसवा मार्टिन जो है वो कौन से किले का निर्माण करवाते हैं, या कह सकते हो कि कौन सा सेंट फोर्ट लुइस किला का निर्माण करता कौन है। तो आप यहां पर फ्रांसवा मार्टिन समझ सकते हैं। फिर 1688 की क्रांति के बाद, अच्छा 1688 की क्रांति क्या है? उस टाइम इंग्लैंड में भी बहुत सारी क्रांतियां चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है क्या कहते हैं अपने हिसाब से वो चल रहा होता है। तो इसमें जो 1640 से पहले बताया कि जो डेन्स आते हैं भारत, फिर उसके बाद में फ्रांसीसी आ रहे हैं भारत। तो इन सबके आने का पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों भारत ही इनको एक तरीके से ऐसा सोने का जो है क्या कहते हैं, सोने की कह सकते हो कि आप डिब्बी लग रही है कि यार ये यही ही आ करके फिर उसके बाद में यही से यही आना चाह रहे हैं ये लोग। क्या कारण है इनका यहाँ आने का? तो ये मान के चलिए कि ये जो कहानी शुरू होती है ये होती है, अगर हम देखें तो ये इनकी जो फ्रांसीसियों की कहानी शुरू होती है अगर भारत में, तो ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में हम देखने को मिलता है इनको, इनके बारे में ज्यादातर। और ये उस टाइम यूरोप में जो है क्या कहते हैं एक पुनर्जागरण की स्थिति होती है। यूरोप में जो घरेलू क्या कहते हैं क्रांति की स्थिति होती है, जिसमें बहुत सारी क्रांतियां होती भी हैं। अगर हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो सेम डेट में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हमको वहां भी देखने को मिलेंगी। तो अब होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने घर में अच्छे से दाल रोटी चल रही है उसकी, अगर वो अच्छे से सरवाइव कर पा रहा है, खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो फिर वो बाहर क्यों निकलेगा, क्यों जाएगा बाहर, क्यों इधर उधर दौड़ेगा, क्यों धूप में अपने आप को जलाएगा, क्यों दूसरे से लड़ाई करेगा, क्यों किसी के आगे पीछे दौड़ करके जी हुजूरी करेगा। जिसके घर में खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं तो वो बाहर निकल के काम क्यों करना चाहेगा। लेकिन जो आपसी कलेश से खुद ही उठे हैं, जिनके पास ये व्यवस्थाएं इतनी नहीं है कि हाँ यार अगर आज हमने खाना खा लिया तो कल सुबह की व्यवस्था नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा बाहर निकलेगा, या वो व्यक्ति या उस परिवार के लोग बाहर निकलेंगे कि चलो 4 पैसे कमा के लाते हैं और फिर उसके बाद में इससे कहीं ना कहीं हमारी स्थिति बेहतर होगी। तो ये पहली ऐसी मानसिकता की कंपनी नहीं थी, इससे पहले भी डेन्स ब्रिटिशर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं भारत में। और क्या कहते हैं डच आए, उनको भगा दिया गया, और पोर्टुगीज आए जिनके भी अभी कुछ क्या कहते हैं कहीं कहीं इनकी बस्तियां देखने को मिल रही है, अभी भी ये कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं थोड़ा सा यहाँ पर सोच रहे हैं कि इनका भी अपना जो है काम चलता रहे। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि यूरोप चूंकि अपने उन संघर्षों से जो घरेलू क्या कहते हैं जो युद्ध है उनसे उठ करके बाहर आने के बाद में वह सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को एक्वायर करना चाहता था तो वो करना चाहता था धन को। और ये कहां मिल सकता है? पूर्वी देशों में मिल सकता है। और देगा कौन? तो देगा तो भाई इनके देंगे तो इनके यहाँ के सेठ साहूकार ही, लेकिन कैसे देंगे? आप बाहर से जाकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी है अपना वो प्रोसेस क्या कहते हैं कर सकते हो। कैसे? आप बाहर से मसाले ला करके अपने देश में बेच सकते हो, अपने देश के इर्द गिर्द जगहों पर बेच सकते हो, क्योंकि पश्चिमी देशों में मसालों की बहुत ज्यादा मांग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मौसम एक जैसा नहीं होता है, वो मौसम हमारे यहाँ जैसा नहीं होता है, वहां पर मौसम एक जैसा होता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, पूर्वी देशों में विभिन्न प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कारण है उनके भारत आने का। 1688 की क्रांति के बाद उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, जिसके कारण डचों ने पांडिचेरी को 1693 में कब्जा कर लिया तथा बाद में रिजविक की संधि के बाद 1697 में लौटा दिया। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिलती है कि पहले तो ये क्या होता है कि किसी से नाराज होकर के उनकी चीजों को छीन लेना, फिर एक सुलहनामे के जरिए उसको फिर वापस कर देना, अच्छा चलो ठीक है जाओ ले जाओ। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अच्छा 1688 की क्रांति क्या है?
इंग्लैंड में जो इंग्लैंड का राजा होता है जेम्स द्वितीय, उसमें शासन को अगर हम देखें तो सत्ता पलट जाती है। और सत्ता पलट जाती है वो कैसे कि वहां की जो शासन सत्ता है वो विलियम और जेम्स की बेटी, जिसको मैरी कहते हैं, जिसका नाम मैरी होता है, वो शासन सत्ता पे आ जाती है, यानी सिंहासन पर बैठते हैं। और बिना ये पूरी जो सत्ता पलट की कार्यविधि है, ये बिना एक बूंद रक्तपात के होता है। तो इसको इतिहास में आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति के रूप में भी जानते हैं, या फिर इसको इतिहास में दर्शाया जाता है ऐसे। तो इस क्रांति के बाद में 1688 में जो ये क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद में अंग्रेजों का ये समर्थन करते हैं फ्रांसीसी, जो कि डचों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और डच, मैंने कहा ना कि अगर हम देखें तो डच को भारत से उनका काम खत्म कर दिया गया जाता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके कुछ अवशेष मिलते हैं। जैसे कह सकते हैं कि उनमें कभी कहीं कहीं उठ के एक तरीके से उनमें उद्गार देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें एक फ्रांसीसी क्रांति में इनका एक जो है क्या कहते हैं वर्णन किया गया, इनको बताया गया है। और वो ये कि डचों ने पौंडीचेरी को 1693 में क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। क्यों कब्जा कर लेते हैं? क्योंकि ये शहर जो होता है वो कौन बसाता है? भाई फ्रांसीसी बसाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अंग्रेजों का समर्थन करेंगे तो डच को तो नुकसान होगा ही होगा, डच को तो प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि ये भी भैया पिटपिटा के बैठे हैं ना अंग्रेजों से, ये भी तो थप्पड़ खाए हुए हैं, इनको भी तो मारा गया है, इनको भी भगाया गया है, इनकी चीजों को भी छीना गया है अंग्रेजों के जरिए, ब्रिटिशर्स के जरिए। तो जाहिर सी बात है ये भी जले बैठे हुए हैं। जब ये चले बैठे हैं और इन्होंने इनका समर्थन किया तो ये कहेंगे है तू भी आया व्यापार करने और तू अपना ना करके तू यहाँ दीदी बनने चल पड़ा। तो इसके चलते क्या हुआ कि ये इनसे पौंडीचेरी को छीन लेते हैं। और फिर एक रिजविक की संधि होती है जो कि 1697 में होती है, और फिर उसमें ये पौंडीचेरी को रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। फिर इसके बाद की जो अगली लाइन है वो होती है 31 दिसंबर 1606 में फ्रैंकोइज मार्टिन की मृत्यु के बाद इनके घरेलू कलह। अच्छा, घरेलू कलह का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, अभी भी समझा दे रहा हूं, क्योंकि जो ये 17वीं और 18वीं शताब्दी कह लीजिए, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि 14वीं से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक का जो समय है, वो यूरोपियंस के लिए कहीं ना कहीं इनके घरेलू कलह का एक तरीके से इनमें जो क्रांति की भावना होती है कि बहुत सारे, जैसे हम अगर देखें विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हमारे ही देश में हमको देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम क्या कहते हैं देखें उसमें, तो जो निचली जाति के लोग होते हैं, अपने यहाँ पर देखें निचली जाति के लोग होते हैं, उनका शोषण होता है। जो क्या कहते हैं उच्च वर्गीय लोग हैं, उनका शोषण करते हैं। उनको अपने साथ बैठने की अनुमति नहीं होती है, खाने देने की अनुमति नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद उन निचले वर्गीय लोगों को या फिर निम्न वर्गीय लोगों को नीचे दबाती हैं, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार ये यहीं पे ना चल करके ये हर जगह जो उच्च वर्गीय लोग हैं, चाहे वो यूरोप में देख लीजिए, चाहे वो इटली में देख लीजिए, चाहे वो क्या कहते हैं फ्रांस में देख लीजिए, तो वो जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो वहां पर निम्न वर्गीय लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। और वो जब निम्न वर्गीय लोगों को कुछ नहीं समझते हैं तो जाहिर सी बात है निम्न वर्गीय लोग भी उनकी बराबरी करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कारनामे करेंगे, और जो काम करेंगे वो काम उनको भला क्यों पसंद आएगा। तो अब जब वो भाई, जो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, जो बड़ा व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति है, और जिसके यहां कोई एक छोटा व्यक्ति काम कर रहा है, जिसके खेतों में काम कर रहा है, वो भला क्यों चाहेगा कि उसकी बराबरी में वह व्यक्ति बैठ करके साथ में भोजन कर सके, साथ में खाना खा सके, साथ में बराबरी में वो बैठ सके? वो तो ये नहीं चाहेगा ना। ये आज की नहीं है, ये क्या कहते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से जो इनके घरेलू कलह यानी ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को पाने की जो एक जद्दोजहद थी, तो उसमें क्या कहते हैं जो इनको देखने को मिल रहा है, फ्रांसीसियों को देखने को मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है कि ये घरेलू कलह से उबरे नहीं है। और चूंकि ये
सेम कॉन्टिनेंट्स से सब आ रहे हैं, यूरोप से ही सब आ रहे हैं, यूरोपियंस ही हैं, चाहे वो डच ले लीजिए, चाहे वो ब्रिटिशर्स ले लीजिए, चाहे वो क्या कहते हैं आप फ्रांसीसी को ले लीजिए, चाहे वो आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, जितनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आई है, और ये है सब यूरोप कॉन्टिनेंट से आई है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ ना कुछ तो प्रतिस्पर्धा होगी होगी, इनमें कुछ ना कुछ द्वेष की भावना तो होगी होगी। तो ये सारी चीजें जब आप इसमें देखोगे तो ये भाई 7 वर्ष के युद्ध के परिणाम के फलस्वरूप भारत में जो भी चूंकि अंग्रेजी हुकूमत जो थी उस टाइम वो बहुत बड़े लेवल पर फैल रही थी, एक्सपेंड हो रही थी। तो अब जब अंग्रेजी हुकूमत बड़े लेवल पर एक्सपेंड होगी तो इंसान, जैसे मैं कितना भी पैसा कमा लूं या एक नॉर्मल व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, बट जो शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके बराबर तो नहीं ना हो पाएगा। और जिसके पास शासन सत्ता और जिसके पास सैनिक बल अपने आप में पर्याप्त मात्रा में है, जो धीरे धीरे अपनी शक्तियों को एक्सपेंड कर रही है, उसकी पैरेलल खड़ा होना, कुछ देर तक उसके सामने सरवाइव करना अलग की चीज है, लेकिन उसके अगेंस्ट खड़ा होना ये बड़ी बहादुरी का काम है और ये सबके बस की बात नहीं है। और चूंकि उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंड कर रही थी, बड़े लेवल पर अपने पावर्स को बढ़ा रही थी, बड़े लेवल पर वो अपने यहाँ जो है क्या कहते हैं जो उनके एक्सपेंसेस थे वो बहुत सारी चीजों को वो अपने आप पे धीरे धीरे करके वो कंट्रोल में ला रहे थे, उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो बढ़ रहा था। तो अब जाहिर सी बात है कि उनके सामने कोई आंख उठाने के काबिल फिलहाल के लिए तो नहीं ही था। लेकिन ये चीजें उनको देखने को मिलता है फ्रांसीसियों को कि जो इनका घरेलू कलह होता है उसके चलते, उसके जद्दोजहद में जो अंग्रेजी हुकूमत होती है वो भारत में इनसे अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए जो फ्रांसीसियों का कब्जा होता है, जहां जहां पर वो अपनी फैक्ट्रियां या जहां जहां पर वो अपना आधिपत्य हासिल किए होते हैं, वहां वहां से वो उन चीजों पर कब्जा कर लेते हैं। तो अब जब उन्होंने 1706 में फ्रैंकोइस मार्टिन की मृत्यु के बाद में उन पर वो कब्जा कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये भाई ये इनका ये होता है कि यार अभी इन्होंने इस चीज को ले लिया तो फिर वो कैसे रिटर्न होगा, या फिर ये इस जद्दोजहद में लग जाते हैं कि यार ठीक है अभी मैं क्या कहते हैं इसको किसी भी तरीके से वापस लूंगा। अब लड़के पाना तो उनके बस की बात है नहीं, क्योंकि ये अपने आप में इतने सबल नहीं होते हैं, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो लड़के इनसे ले सके। लेकिन इनकी कुछ कुटिल नीतियां होती हैं जिसके चलते इनको बहुत सारी चीजें क्या कहते हैं होती हैं जो कि 1663 तक रोके रखती है, यानी पेरिस की संधि। अब उसका जो इनमें अभी मैं बताऊंगा वो आपको एक कहानी के रूप में मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कहने को तो बहुत, इतिहास को अगर हम देखें तो बड़े ब्रॉड लेवल पर चीजें चल रही हैं, इतिहास में बड़ी टाइमलाइंस हैं और याद करने को, पढ़ने को, पढ़ाने को बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं और पढ़ाई भी जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चीजें आपको, मेन जो मुद्दा होता है हर एक टीचर का वो ये होता है कि वो आपके दिमाग में बिठा सके। तो अगर हम देखें कि 1706 में जो भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का कब्जा होता है उस पर अंग्रेजी हुकूमत अपना कब्जा कर लेती है, तो अब इनके आगे एक ही विकल्प होता है कि ये घुटने टेक करके वापस लौट जाएं अपने देश। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनका एक जो गवर्नर आता है वो होता है डुप्लेक्स, वो थोड़ा सा कुटिल नीतिज्ञ होता है और वो करता क्या है कि वह एक रणनीति के चलते मद्रास पर कब्जा कर लेता है। और जब मद्रास पर कब्जा करता है तो भाई उस टाइम इनको ये होता है कि अंग्रेज, मैंने आपको बता दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और क्या कहते हैं ये एक मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसियां जो है ऑलरेडी ये क्या कहते हैं अंग्रेजों के अधीन होती है। मैंने इससे पहले की क्लास में बताया है। अब चूंकि मद्रास पर ही कब्जा कर लेते हैं और मद्रास पर उनका अधिकार होता है अंग्रेजों का, अब अंग्रेजों में आक्रोश पैदा होता है कि यार बताओ ये साले हमसे आकर के और फिर हमारा ही कब्जा कर रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि फिर उन्होंने 1746 से लेकर के 48 तक एक युद्ध होता है
तो इसके बाद में जो इनके पतन का मुख्य कारण होता है वो होता है कर्नाटक युद्ध, जो कि 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं भारत में। वो होता है 1746 से 48 तक, जो कि पहला होता है, दूसरा 1749 से 54 तक, और तीसरा जो होता है वो 1756 से 63 तक। और कर्नाटक युद्ध का ये कहा जाता है, इसको कर्नाटक युद्ध इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लड़े जाते हैं, जो कि आज के तमिलनाडु क्षेत्र का कुछ हिस्सा पाया जाता है इनके क्षेत्रों में। तो अब ये फ्रांसीसी कंपनी की संपूर्ण, मतलब जितना आपको जानना चाहिए फ्रांसीसी कंपनी के बारे में उतनी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और इसमें ये चीजें भी मैंने ऐड ऑन कर दी है कि ये जो भारत में कब्जे पर लेते हैं, भारत की फ्रांसीसी कब्जे को अपने कब्जे में अंग्रेज लेते हैं, वो जो है पेरिस की संधि 1763 के बाद में मुल्क वापस कर देते हैं। और अब इसमें पेरिस की संधि कब होती है, ये चीजों को आपको कर्नाटक युद्ध में पढ़ना है। और कर्नाटक युद्ध जो होता है वो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच की जो ये कड़ी है कर्नाटक युद्ध, इसको मैं शुरू करूंगा अपने अगले वीडियो में। और इस वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मस्ती के साथ पढ़िए, टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है। चीजें याद होंगी, बहुत सारे अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। बस ये है कि आप जो भी पढ़िए उसमें अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखिए कि इधर उधर दिमाग आपका न जाए। आप अपनी चीजों पर फोकस करिए और क्लासेस आपकी बहुत अच्छी होंगी, या फिर आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक, फिर उसके बाद में हम मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।